प्यारे साथियों नमस्कार, जय हिंद। आज फिर हम करने वाले हैं हिंदी का एक और प्रैक्टिस सेट जो एसएससी, जीडी, यूपी पुलिस या फिर हाई कोर्ट एग्जाम के लिए भी बहुत सफिशिएंट रहने वाला है। यहाँ पर जितने भी सवाल मैं लेके आता हूँ वो कभी ना कहीं पूछे हुए होते हैं। जैसे पहले ही सवाल यहाँ पर कह रहा है कि घर का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन सा है। हमसे क्या पूछ रहा है? घर का पर्यायवाची पूछ रहा है। तो घर के पर्यायवाची आप जानते हो क्या क्या हो जाते हैं। तो घर के पर्यायवाची की बात करूंगा तो घर के पर्यायवाची को हम आल्य बोलते हैं, आल्य बोलते हैं, नीले भी बोलते हैं, नीले भी बोलते हैं, धाम बोलते हैं, धाम धाम बोलते हैं, निकेतन बोलते हैं, निकेतन बोलते हैं। ठीक है भाई। और क्या बोलते हैं? तो आप कहोगे सदन बोल सकते हैं, सदन। सदन भी हम किसको बोल सकते हैं? घर को बोल सकते हैं। गृह बोल सकते हैं, गृह, गृह भी बोल सकते हैं। तो आल्य क्या बनेगा? इसका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उरग नहीं हुआ, उरग सांप को कहते हैं। बात वायु को बोलते हैं। किसको बोलते हैं दोस्त? वायु को बोलते हैं। अनल, अनल आग को बोलते हैं। किसको बोलते हैं दोस्त? इसको आग को बोलते हैं। उरग सांप को बोलते हैं। ये आप जानते हो, ठीक है भाई। लेकिन अनल की जगह अगर यहाँ पर अनिल होता तो, अगर यहाँ पर अनिल होता तो इस अनिल का क्या मतलब होता? अनिल का क्या मतलब होता? तो अनिल का मतलब होता वायु, वायु या हवा भी इसको आप बोल सकते हो, ठीक है भाई। तो अनिल का अर्थ हो जाता है हवा या वायु, लेकिन अनल का अर्थ होता है आग, अग्नि जिसको हम बोलते हैं तत्सम भाषा में। बात का अर्थ होता है वायु, हवा बोल सकते हो। और ये वाली बात जो होती है, ये वाली जो बात होती है, ये वाली पेट चिरासा वाली, ये बातचीत करना होता है, यानी विचारों का आदान प्रदान। उरग हमारा सांप बन जाता है जिसको हम सर्प बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही है। अगले पर आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। क्या कह रहा है दोस्त? इसमें कह रहा है हमसे सवाल के अंदर, बढ़िया से देख के करेंगे सवाल को, गलती करने की कोई गुंजाइश नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि जब प्रैक्टिस कर रहे होते तो चीजों को देखभाल के करना चाहिए। कह रहा है मंदिर और मधुरा युग्म का उपयुक्त अर्थ वाला युग्म कौन सा है। यानी ये पूछना चाह रहा है, इसको बोलते हैं समश्रुति भिन्नार्थक शब्द, यानी ऐसे शब्द जो बोलने में एक जैसे लगते हैं लेकिन उसके अर्थ अलग अलग होते हैं। तो मंदिर और मंदुरा का क्या अर्थ होता है? देखो, मंदिर जो होता है, इस मंदिर को हम बोलते हैं, इस मंदिर को बोलते हैं पूजा घर। क्या बोलते हैं? पूजा घर। या अगर पूजा घर आपको नहीं मिलेगा तो इसको हम बोल सकते हैं देवालय, यानी देवताओं का घर। देवालय मतलब देवताओं का आलय, देवालय, ठीक है। देवालय भी इसको बोल सकते हैं। तो मंदिर कहां पर है? मंदिर यहां पर है, और इसका पूजा घर और देवालय इसका अर्थ बन जाता है। तो पूजा घर यहां पर भी है, तो ये क्या बनेगा? पूजा घर बनेगा, हो जाएगा भी। लेकिन मंदुरा का अर्थ जो है ना, पुजारी नहीं होता है, पुजारी नहीं होता है, ठीक है भाई। इस मंदुरा का अर्थ होता है अश्वशाला, इसका अर्थ हो जाता है अश्वशाला, ठीक है भाई। इसका अर्थ बनता है अश्वशाला। अब अश्वशाला तो सिर्फ एक में ही दे रखा है, लेकिन यहाँ पर पूजा घर नहीं है। पूजा घर नहीं है कोई बात नहीं है, लेकिन देवालय तो है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही है, क्योंकि मंदिर का अर्थ पूजा घर भी होता है और देवालय भी होता है, दोनों होते हैं। लेकिन मंदुरा जो दे रखा है इसका अर्थ पुजारी नहीं होता, बल्कि क्या होता है? अश्वशाला होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही है, ठीक है ना भाई। अगले पर आते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। क्या कहना चाह रहा दोस्त इसमें? ये कह रहा है हमसे कर्मधारय समास का उदाहरण है। कर्मधारय समास का उदाहरण क्या है? देखो, कर्मधारय की अगर पहचान बताऊं मैं आपको, तो जब आप किसी शब्द का समास विग्रह करते हैं तो वहां पर है जो या के समान मिलता है। है जो या फिर के समान, के समान, है ना। है जो या के समान, ये आपको वहां पर राइमिंग में यानी उच्चारण में करते समय आपको मिलेगा। जैसे गगनचुंबी, गगनचुंबी मतलब गगन को चूमने वाला। गगन को, गगन मतलब अंतरिक्ष, आकाश, गगन को चूमने वाला, चूमने वाला, ठीक है भाई। गगनचुंबी हो जाएगा, गगन को चूमने वाला। जब भी आपको कहीं पर ऐसे समास विग्रह करते वक्त आपको विभक्ति शब्द मिले, का, की, के, से, लिए या के लिए, है ना, ये शब्द जब आपको मिले, विभक्ति, सीधा बात कहना चाह रहा हूं मैं, जब भी आपको विभक्ति मिले, विभक्ति मिले समास विग्रह करते शब्द, तो वहां पर तत्पुरुष हो जाता है। कौन सा? तत्पुरुष, तत्पुरुष, वहां पर तत्पुरुष समास हो जाता है। तो इसमें क्या बनेगा? तत्पुरुष बन जाएगा। पूछा क्या है हमसे? कर्मधारय पूछा है। तो पाठशाला, पाठशाला मतलब
पाठ के लिए साला यानी पढ़ने के लिए साला, पाठ के लिए साला, ठीक है भाई, पाठ के लिए साला। अब यहां पर भी के लिए मिल गया, तो यहां पर जब भी आपको विभक्ति या फिर कारक शब्द मिलेंगे तो वहां पर तत्पुरुष होता है, तो इसमें भी क्या बनेगा, आप कहोगे इसमें भी तत्पुरुष बन जाएगा, तत्पुरुष समास, ठीक है भाई, इसमें भी क्या होगा, तत्पुरुष समास बन जाएगा। श्वेत पत्र, श्वेत है जो पत्र, श्वेत है जो मिल गया, है जो पत्र, तो श्वेत यानी सफेद कह सकते हो, सफेद है जो पत्र, श्वेत है जो पत्र, ठीक है भाई। अब है जो आपको मिल गया, और मैंने कहा था जब भी आपको है जो या के समान आपको मिलेगा तो आप समझ जाना वहां पर कर्मधारय है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर सी श्वेत पत्र में क्या है, कर्मधारय है। जैसे यहां पर नीलकंठ, नीलकंठ में बताओ क्या बनेगा, तो नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, नीला है, यहां पर आप लिख लोगे नीला है कंठ, नीला है कंठ जिसका, नीला है कंठ जिसका। अब आप देख रहे हो नीला है कंठ जिसका किसी तीसरे अर्थ को बता रहा है, यानी किसको, शिव जी को बता रहा है, शिव जी को। और जब कोई तीसरा पद प्रधान होता है, कोई तीसरी चीज को बताता है समास विग्रह करने के बाद, तो वहां पर बहुब्रीहि समास होता है। तो इसमें क्या बनेगा, इसमें बनेगा बहुब्रीहि, कौन सा, बहुब्रीहि, बहुब्रीहि, ठीक है भाई, इसमें बहुब्रीहि बन जाएगा। और बहुब्रीहि के अंदर दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं, कोई तीसरा पद प्रधान होता है, ठीक है भाई। ऐसा कौन सा समास है जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद क्या हो भैया, प्रधान हो, तो वो होता है द्वंद्व समास, उसको क्या बोलते हैं, द्वंद्व समास। इस चीज को भी आप ध्यान रखना। और जिसका कोई पद प्रधान नहीं होता उसको बोलते हैं बहुब्रीहि समास। जितने भी देवी देवता होते हैं वो सब बहुब्रीहि समास में आते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। अगले पर आते हैं, क्या कह रहा है दोस्त इसमें, कह रहे हैं दोस्त अंगीठी का तत्सम शब्द क्या है, अंगीठी का तत्सम शब्द पूछना चाह रहा है। आप जानते हो तत्सम वो शब्द होते हैं जो संस्कृत के होते हैं, जो संस्कृत के होते हैं, ये बात आप जानते हो, मुझे पता है। लेकिन एक होता है तद्भव, क्या होता है दोस्त, एक होता है तद्भव। अब तद्भव कौन से शब्द होते हैं, ये वो शब्द होते हैं जो हिंदी की बोलचाल भाषा में यूज किए जाते हैं, इस्तेमाल किए जाते हैं, उसको हम तद्भव बोलते हैं। और हिंदी वाले, संस्कृत वाले कौन से होते हैं, तत्सम होते हैं। अब पूछ रहा है हमसे कि अंगीठी का तत्सम बताओ क्या बनेगा। अंगीठी क्या है, एक तद्भव शब्द है, और इसका तत्सम यानी संस्कृत रूप हमें बताना है, तो इसका होता है अंगिष्ठिका। क्या होता है, अंगिष्ठिका होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही है। अग्निका नहीं होता, अंगनिष्ठिका नहीं होता, यहाँ पर अंक की बिंदी है इसलिए ये गलत हो जाएगा। अग्निष्ठिक की नहीं होता बल्कि का होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो अग्निष्ठिका होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना भाई, इसका बी बिल्कुल हो जाएगा। बड़ा नॉर्मल सा सवाल आपसे पूछ रहा हूं, तो मुझे ये बता दो माता का तद्भव क्या बनेगा, माता का तद्भव बताओ क्या बनेगा। तद्भव पूछ रहा हूं, तत्सम नहीं पूछ रहा। तो माता का तद्भव क्या बनेगा, ये चीज आप कमेंट करके मुझे बताना, ठीक है भाई। अगले पर आते हैं, सवाल नंबर अगला, ये रहा मेरे लल्ला। क्या कह रहा दोस्त इसमें, ये कह रहे हैं दिए गए विकल्पों में से थल का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है। थल का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है। विपरीतार्थक मतलब विलोम पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है दोस्त, विलोम। तो विलोम पूछ रहा है किसका, थल का। कहां है, थल ही है, ठीक है भाई। थल का विपरीत क्या बनेगा, तो थल का विपरीत कपाट नहीं बनेगा, कपाट नहीं बनेगा। किवाड़ को बोलते हैं वायु नहीं बनेगा, हवा को बोलते हैं भोज, खाने को जल बन जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही है। थल मतलब पृथ्वी और जल मतलब पानी। पृथ्वी और पानी एक दूसरे के उल्टे होते हैं, विपरीत होते हैं, विलोम होते हैं, ठीक है भाई। तो थल का क्या बनेगा, जल बन जाएगा। अगले पर आते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही है। अगले में क्या कह रहा है दोस्त, ये कह रहा है भरपेट में कौन सा समास है। भरपेट में कौन सा समास है ये पूछ रहा है। अभी मैंने आपको समास के बारे में बताया था, है ना, 2-4 बातें बताई थी समास के बारे में, है ना। तो अब हमसे पूछ रहा है भरपेट में कौन सा समास होगा। देखो एक चीज इसकी पहचान ये होगा कि जो मूल शब्द होता है उस मूल शब्द के पहले एक उपसर्ग होता है, उपसर्ग। और जो उपसर्ग होता है वो उपसर्ग कैसा होता है, अव्यय उपसर्ग होता है। अव्यय हम उसको बोलते हैं
अव्यय हम उसको बोलते हैं जिसमें लिंग, वचन, कारक और काल के आधार पर परिवर्तन नहीं हो सकता, यानी विकार नहीं हो सकता, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अव्यय। लेकिन ये जो उपसर्ग लगा हुआ होता है, ये उपसर्ग कैसे होते हैं, अव्यय होते हैं जिनमें परिवर्तन नहीं हो सकता। जैसे यहां पर आप देखोगे भर पेट, जब आप इसको तोड़ोगे तो ये बनेगा भर और प्लस पेट, ऐसा आप तोड़ दोगे, है ना, ये टूटेगा। तो ये जो भर है ना, भर, ये भर एक अपने आप में क्या है, एक अव्यय शब्द है और उपसर्ग भी है, उपसर्ग भी है। क्या है दोस्त, उपसर्ग भी। ये ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको छोटी सी। तो ये उपसर्ग है, और जिसमें उपसर्ग लगे हुए होते हैं, जिनमें उपसर्ग लगे हुए होते हैं, वो हमारे अव्यय भाव समास होते हैं। कैसे, अव्यय भाव समास होते हैं। जैसे प्रतिदिन, जैसे प्रतिदिन, जैसे प्रतिदिन, ठीक है। तो प्रतिदिन में भी क्या बनेगा, प्रतिदिन में भी अव्यय भाव समास बन जाएगा। जैसे यथा संभव, यथा, जैसे मैं यहां लिखूंगा यथा संभव, यथा संभव, ठीक है, यथा संभव। तो इसमें संभव अलग है और यथा अलग है। यथा यहां पर क्या है, एक उपसर्ग है। तो ये उपसर्ग है ना, तो जिस शब्द में उपसर्ग लगे हुए होते हैं वो कैसे होते हैं, उपसर्ग कैसे होने चाहिए, अव्यय उपसर्ग होने चाहिए, ठीक है भाई। तो वो बनेगा अव्यय भाव समास बन जाएगा, ठीक है। इसका जो होता है दूसरा पद प्रधान होता है, इसका दूसरा पद प्रधान होता है। कभी कभी पूछ लेता है कि ऐसा कौन सा समास है जिसका दूसरा पद प्रधान होता है, तो वो बनता है कौन सा, अव्यय भाव समास। जिसका कोई पद प्रधान नहीं होता वो बनता है बहुब्रीहि समास, ठीक है भाई। अगले पर आते हैं। सवाल नंबर, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही है। क्या कह रहा है देखना इसमें, इसमें कह रहा दोस्त हमसे कि निर्मल का विलोम शब्द कौन सा है, निर्मल का विलोम बताना है, निर्मल का। तो निर्मल कैसा होता है, तो आप कहोगे स्वच्छ होता है, स्वच्छ। कैसा होता है, स्वच्छ। निर्मल का विलोम स्वच्छ होता है। और इसका उल्टा हम देखेंगे तो गंदा यानी मलिन, क्योंकि ये क्या है, अपने आप में एक तत्सम शब्द है। तो इसका आंसर भी हमें कैसे देना, तत्सम में। तो मलिन, ये मालिक है, मालिक नहीं बल्कि मलिन होगा, इसको मलिन कर लेना, प्रिंट मिस्टेक है, मलिन। मलिन होता है गंदा, मलिन क्या होता है दोस्त, ये गंदा हो जाता है, क्या है, गंदा हो जाता है। तो मलिन गंदा और निर्मल स्वच्छ या साफ, ऐसा बोल सकते हो। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या बनेगा, ए बिल्कुल सही है। अभद्र है, अभद्र का विलोम क्या बनेगा, आप कहोगे भद्र बन जाएगा, अभद्र का भद्र बन जाएगा। और विषम का विलोम क्या बनेगा, तो आप कहोगे सम बन जाएगा, विषम का क्या बनेगा, सम। ये कोमल है, कोमल का विलोम क्या बनेगा, तो आप कहोगे कठोर बन जाएगा। क्या बनेगा दोस्त, कठोर बन जाएगा, ये बनेगा। कोमल का कठोर विलोम हो जाएगा, विषम का सम हो जाएगा, अभद्र का भद्र हो जाएगा और निर्मल का मलिन हो जाएगा। ये मलिन है, मालिक कर दिया मैंने, यहां पर लिख दिया सही, इसका अर्थ होता है गंदा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। अगले पर आते, सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। क्या कह रहा दोस्त, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है। तद्भव आप जानते हो क्या होता है, तद्भव वो शब्द होते हैं जो हिंदी वाले शब्द होते हैं, हिंदी वाले शब्दों को ही हम क्या बोलते हैं, तद्भव बोलते हैं, ये आप जानते हो अच्छे से। तो दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, आप यहां पर देखोगे तो ये सब के सब क्या है, ये तत्सम शब्द है। कैसे, तत्सम, ये सब तत्सम शब्द है। और किसके हैं, आप कहोगे ये है सूर्य के, सूर्य के पर्यायवाची हैं। कैसे, ये है सूर्य के पर्यायवाची। कैसे हैं दोस्त, ये सूर्य के पर्यायवाची हैं, ये आप जानते हो, सूर्य, ठीक है, सूर्य के पर्यायवाची हैं। लेकिन हमसे पूछा तद्भव, तो तद्भव क्या है, जो सूरज है, सूरज। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर बन जाएगा। सूरज क्या है, अपने आप में एक तद्भव शब्द है, लेकिन ये सूरज भी क्या है, सूर्य का ही पर्यायवाची है। अगर मैं आपसे और पूछूं सूरज के पर्यायवाची, तो सूरज के और पर्यायवाची क्या बनेंगे, सूर्य, एक तो दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, सूरज, एक मारतंड बन जाएगा, मारतंड, मारतंड, एक मारतंड बन जाएगा। और दूसरा दिनेश बन जाएगा, दिनेश, दिनेश बन जाएगा। अर्क बन जाएगा, अर्क, अर्क बन जाएगा। अंशुमाली बन जाएगा, अंशुमाली, अंशुमाली बन जाएगा, अंशुमाली। और क्या बनेगा, रवि बन जाएगा, रवि, रवि। ये सब क्या है, सूर्य के पर्यायवाची है, ठीक है भाई, ये सारे सूर्य के पर्यायवाची हैं। दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर और सूरज, सूरज बन जाएगा, मारतंड, दिनेश, अर्क, अंशुमाली और रवि, ये सब क्या है, सूर्य के पर्यायवाची है। अगले पर आते, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। सूरज क्या है, अपने आप में एक तद्भव शब्द है। क्या कह रहा है दोस्त, इसमें कह रहा है हमसे अलमारी किस विदेशी भाषा का शब्द है, अलमारी किस विदेशी भाषा का शब्द है, ये पूछना चाह रहा है। विदेशी भाषा,
देखो मैंने कहा था विदेशी भाषाएं सब होती हैं, जैसे अंग्रेजी विदेशी भाषा है, फ्रांसीसी विदेशी भाषा है, डच विदेशी विदेशी भाषा है, पुर्तगाली विदेशी भाषा है, तुर्की तुर्की भी अपने आप में विदेशी भाषा है, फारसी फारसी भी अपने आप में विदेशी भाषा है, ठीक है भाई। अरबी अरबी भी अपने आप में विदेशी भाषा है। ये सब क्या है, विदेशी भाषा है। लेकिन इन भाषाओं के अंतर्गत भी कुछ शब्द आते हैं जो अपने आप में एक क्या बोलते हैं इंपोर्टेंस रखते हैं, जो उनकी एक महत्वपूर्णता अलग ही है। तो आप पूछ रहा है कि जो अलमारी है ये एक विदेशी शब्द तो है, लेकिन इनमें से कौन सा विदेशी शब्द है ये पूछना चाह रहा है। ऑप्शन में आप इनको भी रख सकते हो, लेकिन जब 4 ही ऑप्शन दे रखे हैं तो इनकी जरूरत ही नहीं है। तो ये बनेगा आंसर आपका कौन सा, पुर्तगाली। क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर बन जाएगा। अंग्रेजी नहीं होगा, फ्रांसीसी भी नहीं होगा, डच भी नहीं होगा, आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, पुर्तगाली। पुर्तगाली में और शब्दों की बात करूं, जैसे अलवारी हो गया, आल्पिन हो जाता है, आल्पिन है ना, आल्पिन हो जाता है। और इसके साथ साथ आप देखोगे अलबारी, आल्पिन, साबुन हो जाता है, साबुन साबुन हो जाता है, तौलिया हो जाता है, तौलिया तौलिया हो जाता है, बाल्टी हो जाता है, बाल्टी हो जाता है, और काजू हो जाता है, काजू यहां पर लिख दूं, काजू काजू हो जाता है, गोभी हो जाता है, गोभी गोभी हो जाता है, आलू हो जाता है, आलू आलू हो जाता है, चाबी हो जाता है, चाबी चाबी हो जाता है, समझ रहे हो। और तंबाकू, और इसमें एक तंबाकू भी जोड़ देना, तंबाकू तंबाकू हो जाता है। ये सारे के सारे शब्द क्या हैं, ये पुर्तगाली शब्द हैं। उसमें एक अलवारी भी शामिल हो जाती है। तो आल्पिन, साबुन साबुन नहीं होता, साबुन होता है, साबुन, तौलिया, बाल्टी, काजू, गोभी, आलू, चाबी और तंबाकू, ये सब क्या है मेरे दोस्त। फीता भी आता है इसमें, एक फीता 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 भी जोड़ देना, फीता। तो फीता भी क्या है, अपने आप में पुर्तगाली शब्द हो जाता है। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले में क्या कह रहा है, ये कह रहा है रमणीय में कौन सा प्रत्यय है। रमणीय में कौन सा प्रत्यय है। आप जानते हो प्रत्यय जो होते हैं, प्रत्यय वो 2 प्रकार के होते हैं। प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, कैसे, एक होता है तदित प्रत्यय, एक होता है कृत प्रत्यय। कौन सा, एक होता है कृत प्रत्यय और एक हो जाता है तदित प्रत्यय। ठीक है भाई, तदित प्रत्यय, ये 2 प्रत्यय होते हैं। ऐसे प्रत्यय जो क्रिया के साथ लगते हैं, जो क्रिया के साथ लगते हैं उसको हम बोलते हैं कृत प्रत्यय। और जो संज्ञा सर्वनाम 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 या विशेषण के साथ लगते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, तदित प्रत्यय बोलते हैं। प्रत्यय क्या होता है, तो एक मूल शब्द होता है और मूल शब्द के बाद में जो लगता है उसको हम प्रत्यय बोलते हैं, और पहले जो लगता है उसको हम उपसर्ग बोलते हैं, जिसकी चर्चा मैंने अभी आपसे करी थी अव्ययभाव समास में। ठीक है भाई, अब यहां पर लिखा है रमणीय। रमणीय को जब आप तोड़ोगे रमणीय, तो रमण रमण और प्लस अनीय, रमण प्लस अनीय बनेगा, इसमें हलंत लगा लियो। तो रमण, ये तो रमण अलग हो गया, और ये अपने आप में क्या है, एक मूल शब्द है। ये अपने आप में एक मूल शब्द है, और ये जो है ये हमारा एक प्रत्यय है, ये हमारा एक प्रत्यय हो जाएगा। और यही पूछा था हमसे कि रमणीय में कौन सा प्रत्यय है। तो अणीय क्या बनेगा इसमें, अणीय अणीय है ना, अणीय अणीय यहां पर क्या बनेगा, प्रत्यय बन जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, यहां पर ले है ना, रमणीय, ठीक है, रमणीय बन जाएगा। अगले पर आते हैं, सवाल नंबर अगला, ये रे अल्लाह क्या करा है इसमें, ये कह रहा है अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है। आपके क्या पूछा है, उपसर्ग पूछ रहा है, आपके उपसर्ग पूछ रहा है। तो उपसर्ग आप जानते हो उपसर्ग क्या होते हैं, तो मैंने अभी आपको बताया था उपसर्ग होते हैं जो मूल शब्द के आगे लगते हैं। तो इसमें मूल शब्द कौन सा होगा, इसमें जब आप इसको तोड़ोगे तो 3 जगह से टूटेगा। कैसे टूटेगा, उपसर्ग पूछा है ना, तो ये बनेगा अभी, अभी के साथ टूटेगा, प्लस आ है यहां पर, आ के साथ टूट जाएगा, आ के साथ, प्लस लास्ट में गत बचेगा, लास्ट में गत बचेगा। तो ये बनेगा अभी प्लस आ प्लस गत, तो अभ्यागत। इसमें जो मूल शब्द है वो कौन सा है, मूल शब्द इसमें गत है, लेकिन इसके अंदर 2 उपसर्ग लगे हुए हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। सवाल कभी कभी ये पूछ लेता है कि निम्न में से, या कह सकता है कि इसमें कितने उपसर्ग लगे हुए हैं।
तो दो उपसर्ग लगे हुए हैं। अब हमसे पूछ रहा उपसर्ग इनमें से कौन सा है, तो अभी क्या बनेगा, इसमें उपसर्ग बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, अगले पर आते हैं। क्या कह रहा है इसमें, देखना। ये कह रहा है निम्नलिखित में से एक वर्तनी अशुद्ध है, उसे चुनिए। अशुद्ध पूछ रहा है, शुद्ध नहीं पूछ रहा। इस चीज को आप देखो, हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है अशुद्ध। अशुद्ध पूछ रहा है, शुद्ध नहीं पूछ रहा। ठीक है भाई, क्या पूछ रहा है, अशुद्ध। तो उज्ज्वल में डबल जय होता है और दोनों बार आधा आधा होता है, बिल्कुल सही है। श्रृंगार में आप देखोगे तो ये वाला रे इसके अंदर नहीं होता, बल्कि श्रृंगार कैसे लिखते हैं, श्रृंगार लिखते हैं इस तरीके से, ये इसकी सही स्पेलिंग है, श्रृंगार। इसमें ये लगा के गलत कर देंगे तो यही हमारा आंसर बनेगा। उसने पूछा है अशुद्ध है, तो अशुद्ध यही वाला है। कवित्री बिल्कुल सही है, कवित्री बिल्कुल सही है। श्रद्धा बिल्कुल सही है। ठीक है भैया, तो मुझे बताओ रासायनिक कैसे लिखा जाएगा, रासायनिक। रासायनिक क्या सही है या गलत है, इतना बताओ। ये आंसर बिल्कुल गलत है। ठीक है भाई, इसका आंसर सही बनेगा रासायनिक। रासायनिक इसका आंसर बनेगा रासायनिक। यहां पर यह नहीं आएगा। ठीक है भाई, कभी कभी यहां से आ खत्म कर देता है तो रासायनिक कर देता है, तो ये वाली स्पेलिंग इसकी बिल्कुल सही है। ठीक है ना भाई, ये वाली स्पेलिंग बिल्कुल सही हो जाएगी। अगले पर आते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर है। कवित्री बिल्कुल सही लिखा हुआ था, कंफ्यूजन मत रखना। क्या कह रहा है दोस्त इसमें, ये कह रहा है अगर विद्यार्थी डैड डैश होंगे तो देश का भविष्य डैड डैश होगा, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। यहां पर हमें भरना है, दो चीजें आनी है, यानी दो शब्द आने हैं। तो अगर विद्यार्थी होंगे, कैसे होंगे विद्यार्थी, अकलमंद। अगर विद्यार्थी अकलमंद होंगे तो देश का भविष्य तेज होगा, नहीं भाई कोई मेल ही नहीं खा रहा। फिर कह रहा है अगर विद्यार्थी निडर होंगे तो देश का भविष्य उत्साही होगा, नहीं भाई। अगर विद्यार्थी सचेत होंगे तो देश का भविष्य गरिमाजनक होगा, नहीं भाई कोई मजा नहीं आया। अगर विद्यार्थी आदर्शवादी होंगे तो देश का भविष्य उज्जवल होगा, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी का बिल्कुल सही है, लेकिन उज्जवल की स्पेलिंग गलत है। यहाँ पर ऊ के साथ डबल जे आएगा, लेकिन दोनों बार आधा आता है, ये चीज आप जानते हो। दोनों बार कैसा आता है दोस्त, आधा आता है, तो ये आधा आएगा यहाँ पर, ना कि पूरा। उज्जवल इस तरीके से बनेगा, उज्जवल। ठीक है भाई, ये वाला स्पेलिंग बिल्कुल सही है। ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर आधा जय और पूरा जय रखा है, इसलिए गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। अगले में क्या कह रहा है, सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। इसमें कह रहा है हमसे, वीर सैनिक कहते हैं, ऑप्शन ये ए दे रखा है, कि हम विद्रोही शत्रु का नाश करेंगे, कोई त्रुटि नहीं। इसमें से एक हमें पहचानना है। यहां से यहां तक ए है, ये ए है। यहां से यहां तक ये बी है, और यहां से यहां तक ये सी है। ठीक है भाई, ये सी है, ये ए है, ये बी है, और ये वाला हमारा डी है। तो इनमें जो गलत है वो छांटना है हमें। वीर सैनिक कहते हैं कि हम विद्रोही शत्रु का नाश करेंगे। अब एक चीज बताओ, जो विद्रोही होते हैं ना, उन विद्रोही के अंदर ही शत्रु छुपा हुआ होता है। ठीक है भाई, तो इसको सेंटेंस को विद्रोही और शत्रु एक साथ नहीं आ सकते, तो यहां पर करेंगे हम, वीर सैनिक कहते हैं कि हम विद्रोहियों का नाश करेंगे, ऐसा कर सकते हो। यहां पर आप देखोगे तो बी में गलती बन जाएगी, किसमें, बी। अब बी आप ये वाला बी मत लगा देना, क्योंकि यहाँ पर डी ऑप्शन है, हमारा बी आंसर है ना ये, तो ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, क्योंकि बी आंसर है ना हमारा। तो और ये कहां दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले पर आते हैं, थोड़ा तेजी से खींच के चलेंगे भाई। क्या कह रहा है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, अशुद्ध छांटना है हमें। पहला ऑप्शन दे रखा है, हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गया। ठीक है भाई, पहुंच गया होना चाहिए, ये गलत। चलो, सड़क पर बहुत भीड़ है, सड़क पर बहुत भीड़ है। सी ऑप्शन है, अध्ययन के लिए अच्छी पुस्तक आवश्यक है, ये भी सही है। साहित्य और संस्कृति का गहरा संबंध है। देखो, साहित्य और संस्कृति का गहरा संबंध है, बिल्कुल सही है। अध्ययन के लिए यानी पढ़ने के लिए अच्छी पुस्तक आवश्यक है, बिल्कुल सही है। सड़क पर बहुत भीड़ है, बिल्कुल सही है। हर एक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गया। यहां हर एक की जगह अगर ये होता कि प्रत्येक खिलाड़ी, प्रत्येक,
प्रत्येक होता तो ज्यादा बेहतर है। तो प्रत्येक खिलाड़ी मैदान में पहुंच गया, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये गलत है यहाँ पे, यहाँ हर एक की जगह क्या आना चाहिए, प्रत्येक आना चाहिए। अगले पर आते हैं, सवाल नंबर अगला, ये रहा मेरे लल्ला। इसमें कह रहा है हमसे, जिस स्त्री का पति जीवित है, जिस स्त्री का पति जीवित है उसके लिए उपयुक्त एक शब्द बताना है हमें। तो जिसका पति जिंदा होता है उस महिला को या उस पत्नी को क्या बोलते हैं, सधवा बोलते हैं, सधवा। और जिस स्त्री का पति का स्वर्गवास हो जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है, या उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं विधवा। क्या बोलते हैं, उसको विधवा बोलते हैं। लेकिन सधवा इसका आंसर होगा क्योंकि उसका पति क्या है, अभी जीवित है, जिंदा है। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले पर आते हैं, क्या कह रहा है इसमें, इसमें कह रहा है हमसे, द्विज के अनेकार्थी शब्दों में से निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द नहीं आता है। तो आप देखोगे द्विज, द्विज का अर्थ होता है दोबारा जन्म लेना। द्विज का अर्थ क्या होता है, दोबारा, दोबारा जन्म। ठीक है, जो चीज दोबारा जन्म लेती है उसको द्विज बोलते हैं, वो कुछ भी हो सकती है। तो ब्राह्मण क्या ये बन सकता है, पक्षी बन सकता है, दांत बन सकता है, या विधेय बन सकता है। तो आप देखो ब्राह्मण, ये द्विज का ही एक अर्थ है, इसका जन्म दोबारा होता है, क्योंकि आदमी जब पैदा होता है तो एक साधारण आदमी होता है, और जब वो ब्राह्मण बन जाता है, ब्राह्मण बनने के बाद वो दोबारा उसका जन्म होता है, यानी जितने भी उसने पाप या अधर्म चीजें की हैं वो सब खत्म हो जाती हैं, फिर वो नए तरीके से जन्म लेता है, यानी कि शरीर वही रहता है, उसकी सोच बदल जाती है। तो ये भी एक तरह का जन्म लेना होता है। तो ब्राह्मण क्या है, यहाँ पर द्विज के अंतर्गत आएगा। पक्षी, पक्षी भी द्विज के अंतर्गत आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि पहले पक्षी जो बनता है वो अंडा आता है, अंडा आया, अंडे से फिर क्या आता है, बच्चा आता है। तो दो बार जन्म हुआ उसका, एक बार अंडे के रूप में, एक बार बच्चे के रूप में, तो पक्षी भी बन जाएगा। दांत, आप देखोगे बचपन के दांत जो दूध के दांत होते हैं वो टूट जाते हैं, फिर दोबारा निकल के आते हैं, तो उनका जन्म भी क्या होता है, दांत का दो बार होता है। तो ये भी द्विज के अंतर्गत आएगा। लेकिन विधे के जो होता है, विधे ये नहीं होता, दे और विधे ये नहीं होता। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। पूछा था इसके अंतर्गत नहीं आता, तो नहीं आता है तो विधे नहीं आता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही है। अगले पर आते हैं, अगले में क्या कह रहा है दोस्त, अगले में कह रहा है हमसे, ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है। कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है, क्या पूछा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है। तो अशोक के फूल बिल्कुल बन जाता है, कुटज बिल्कुल बन जाता है, विचार प्रवाह बिल्कुल बन जाता है, लेकिन विरत और विकास नहीं होता, विरत और विकास नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी के नहीं है। अगर हजारी प्रसाद द्विवेदी के और बाकी रचनाओं की बात करूं तो इसका हो जाएगा, अशोक का फूल हो जाएगा, कुटज हो जाएगा, विचार प्रवाह हो जाएगा, चारु चंद्र लेख हो जाएगा, चारु चंद्र लेख हो जाएगा। ठीक है भाई, चारु चंद्र लेख हो जाएगा। और अनाम दास का पोथा, अनाम दास का पोथा, अनाम दास का पोथा ये भी इनका हो जाएगा, किसका, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। और पुनर्वा बहुत इंपॉर्टेंट है ये, पुनर्वा, पुनर्वा किसका है, उसकी रचना है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएगी। विचार और वितर्क हो जाएगा, विचार और वितर्क, विचार और वितर्क। ठीक है भाई, विचार और वितर्क किसका हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी का हो जाएगा। और विचार प्रवाह भी किसका हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तो ये कुछ इंपोर्टेंट रचनाएं थी इनकी जो मैंने आपके सामने रखी। आज के लिए दोस्त इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आया हो, क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर जाना। वीडियो को थोड़ा शेयर वेयर मार दिया करो, अच्छा लगेगा। बाकी आप सब जानते हो, अगली क्लास में और बेहतर सवालों के साथ प्रैक्टिस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।